Hello everyone, welcome back to Dipakshi Biology. Let us start the next topic. In previous classes we are studying about what is reproduction, variation, how do organism reproduce and why do organism reproduce, है ना, इनके बारे में हमने स्टडी किया था. समझ आई बात? तो हमारा चैप्टर क्या था, पहले उसको नोट डाउन कर लें. हाउ डू ऑर्गेनिज्म reproduce, understand? तो आई होप कि आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ एंड फॉर सर्वाइव. ठीक है ना, आपके जीने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द न्यू प्रोगेनी, है ना. न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए, हमारे अर्थ के बैलेंस को बने रहने के लिए और डेवलपमेंट के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है. बट एक तरह से देखें तो हमने देखा था कि वेरिएशन के बारे में हमने स्टडी किया था कि वेरिएशन भी ज़रूरी है एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, है ना. वेरिएशन की क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे. क्या इम्पोर्टेंस है आप बताइए ज़रा वेरिएशन का. जस्ट सपोज कि एक बार हम लोग लिख देते हैं टॉपिक. देखिए वेरिएशन, है ना. वेरिएशन हमने देखा था. व्हाट इज द वेरिएशन? There is some error or occur and they produce variation, है ना. And variation is occur. ठीक है ना. तो जब DNA रेप्लिकेशन होता है या DNA का कॉपी होता है, तो जो DNA का मिक्सअप होता है उस समय में, ठीक है ना, जब कोई एरर अकर होता है, ठीक है ना, उससे क्या होता है कि वेरिएशन डेवलप होता है, वेरिएशन पाया जाता है. ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन. जैसे कि हम जिराफ की बात करेंगे, है ना. जिराफ का एग्जांपल लेके देखेंगे कि आपने मतलब स्टडी किया होगा, आपके बुक में दिया होगा कि पहले जो जिराफ थे वो जस्ट लाइक लुक लाइक अ गॉड, है ना. तो उसके बाद क्या किए कि दे एडॉप्ट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने एडेप्टेशन शुरू किया. एडेप्टेशन इज़ वेरी नेसेसरी इन वेरिएशन. जब तक हम एडप्ट नहीं करेंगे तब तक वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन डेवलप नहीं होगा. समझ आई बात? तो हम एक एक करके इसमें देखेंगे. अब ये तो वेरिएशन हमने देख लिया कि वेरिएशन क्या होता है कि जब न्यू प्रोगेनी में एरर हो कि अगर कुछ चेंजेस आते हैं, जब पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं बच्चे, है ना, जब उनके बच्चे होते हैं या फिर उनके जनरेशन में कोई न्यू मतलब कैरेक्टर अराइज होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग वेरिएशन कह सकते हैं. ठीक है ना, उसको वेरिएशन कहते हैं. तो अब हम देखेंगे कि वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन? इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, है ना. समझ आई बात? इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बताइए जरा. वेल डिफाइंड प्लेस और निके इन इकोसिस्टम. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो मतलब हमारा इन्वायरमेंट है, अगर मतलब मान लीजिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और उसके मतलब अकॉर्डिंग वेल डिफाइंड प्लेस या नीचे जहाँ वो लोग रहते हैं इकोसिस्टम में सर्वाइव करते हैं, अगर वो सर्वाइवल का मतलब उनको इन्वायरमेंट नहीं मिले तो क्या वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना. तो वेरिएशन का यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है. ठीक है ना, आप लिख सकते हैं वेल डिफाइंड प्लेस. वेल डिफाइंड प्लेस बोल सकते हैं जैसे कि जिस भी प्लेस पे या जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी जगह पे इकोसिस्टम में अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने मतलब करता है, मतलब उसके इक्वल मतलब कहा जाता है कि मतलब उसके फेवरेबल कंडीशन में, मतलब फेवरेबल हो, है ना, जहाँ वो रिप्रोड्यूस इजली कर सके, वैसा अगर इन्वायरमेंट है उसको हम निके कह सकते हैं या फिर वेल डिफाइंड प्लेस भी कह सकते हैं. ठीक है ना. और निके
इसको और भी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, कोई निकी भी कहते हैं, कोई निशी भी कहते हैं, तो देयर इज़ नो इशू, यू कैन कॉल एनीथिंग, यू कैन कॉल निकी एंड यू कैन ऑल्सो कॉल निजी, ठीक है ना, या निक भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो इकोसिस्टम है दैट, क्यों? फॉर द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है ना, फॉर द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या होता है कि यहाँ पे देयर इज इम्पोर्टेंट ऑफ डीएनए कॉपिंग, डीएनए का कॉपी होना जरूरी है ना, डीएनए कॉपिंग फॉर व्हाट, बताइए, डीएनए कॉपी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपी आपके एनसीईआरटी में दिया है, डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, अंडरस्टैंड, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए का कॉपी होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इन व्हाट is important, this is important for what, this is important for the maintenance of body design, है ना, maintenance of body design, ठीक है। DNA copying during reproduction is important for what, important for किसके लिए, for the maintenance of body design, for the maintenance of body design, ठीक है ना, बॉडी डिज़ाइन को मेंटेनेंस के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है ना, that feature that allow the organism to use that particular निके, है ना, ये जो फीचर है ये अलाउ करता है ऑर्गेनिज्म को टू यूज़ दैट पर्टिकुलर निके, मतलब कि अगर डीएनए कॉपिंग होगी तो अपने जैसे प्रोगेनी का जन्म होगा और उनको वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा तो आगे भी वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, समझ आ रही है ना बात, ऐसे, ठीक है ना। वेरिएशन क्या करता है, नेक्स्ट देखेंगे, वेरिएशन हेल्प करता है किसमें, वेरिएशन हेल्प इन द एडेप्टेशन, वेरिएशन हेल्प इन द एडेप्टेशन, ठीक है ना। जस्ट सपोज कि अब देखिए ये क्यों ऐसा कह रहा है, वेरिएशन हेल्प इन द एडेप्टेशन। जस्ट सपोज कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कैसे थे और उनके कंपेयर में आप कैसी हो, है ना, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके न्यू जनरेशन में जो हमें आज समझ नहीं आ रही है ना, तो वो हमारे जो न्यू जनरेशन में उन्हें और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी, मतलब अभी तो देखते हो ना, जब हमारा जो मतलब पिछला जो जनरेशन था उस वक्त में मोबाइल नहीं हुआ करते थे इतना, मतलब बच्चे लोग इतने स्मार्ट नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी, सीखते सीखते लोग सीखते थे। बट आप आज के बच्चों को देखिए, आज का जो जनरेशन है, बच्चे पैदा होते ही मोबाइल, टैब एंड कंप्यूटर, लैपी यूज़ करने लग रहे हैं एंड इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज भी देखिए वेरी फास्ट, है ना, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी कैच करने की एबिलिटी जो होती है वो काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी डेवलप्ड है ना, हमारे जनरेशन से वो काफ़ी डेवलप्ड है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि जो हमारे मतलब पूर्वज थे उनमें वो मतलब जब मैरी हुए उनकी जब किसी से शादी हुई तो दोनों का जो मतलब डीएनए हुआ, मिक्सअप हुआ और उनसे जो मतलब बच्चे हुए, ठीक है ना, तो वो उनसे थोड़ा स्मार्ट हुए, आई मीन कि अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी हुई, उनका डेवलपमेंट अच्छा हुआ, लुक वाइज भी अच्छे थे। अब जब उनके बच्चे बड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो मैरिज होती है किसी और भी अच्छे मतलब पढ़े लिखे या फिर समथिंग किसी अच्छे से ही होगी, है ना। तो जो हम क्या करते हैं ना, मतलब जो शादियां होती हैं और दो लोग जो मतलब मिलते हैं और उनसे जो न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है वो हमेशा नए कैरेक्टर लेके आते हैं,
समझ आ रही है बात? नए कैरेक्टर। अब देखिएगा फॉरेन में हमेशा साइंटिस्ट ज़्यादा क्यों मिलते हैं? फॉरेन में हमेशा साइंटिस्ट ज़्यादा क्यों मिलते हैं? सोचिएगा ऐसा क्यों होता है ना? तो हम जितना अच्छा मतलब जितना ही अच्छा डीएनए का मिक्सअप होगा, है ना, और कैरेक्टर का मिक्सिंग होगा, उतना ही अच्छा ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन मतलब कि रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। बच्चे उतना ही डेवलप्ड होंगे। फॉरेन में बच्चे हमसे भी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। क्यों? क्योंकि वो एडवांस कंट्री है, वहाँ मतलब अंडरस्टैंडिंग हमारे जो हर चीज़ की लेवल है वो हमसे हायर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ ये बात हुई कि जो वेरिएशन होता है हेल्प इन द एडेप्टेशन, हमें एडेप्ट करने में हमारी हेल्प करता है, तो हम चीज़ों को एडेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। हमारे जो बच्चे होंगे वो इस जो इन्वायरमेंट है या फिर जो भी चीज़ हमारे आसपास चल रही है उन्हें कैच करने में, उन्हें अडेप्ट करने में वो हमसे ज़्यादा मतलब कंफर्ट होंगे, है ना। तो जिराफ की बात करते हैं। जो जिराफ था वो जो उसका पहला मतलब जो सबसे पहले जिराफ होते थे वो कैसे होते थे? वो जस्ट लुक लाइक अ गॉड, ठीक है ना। तो वो मतलब उस समय में क्या होता ना कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नीचे नहीं होते थे, तो उनको गर्दन ऊंची करके और मतलब जो टहनियाँ होती थी उससे वो अपना भोजन मतलब लेते थे, ठीक है ना। तो हमारे को जब ज़रूरत लगेगी तो हम भी इधर उधर तो जाएंगे ना, मतलब हमारी जो ज़रूरतें हैं नहीं पूरी हो रही है तो हम उसके लिए ढूंढेंगे, है ना। और उसी से अडेप्टेशन होता है कि हम नई नई चीज़ें ढूंढते हैं, है ना, डेवलप करते हैं। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने मतलब ऐसा किया तो उनके जो बच्चे हुए, अब वो क्या है ना थोड़ी सी मतलब जब गर्दन ऊंची कर रहे हैं तो यहाँ के जो सेल है वो डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, लेकिन उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं हुआ, ठीक है ना। उनके अंदर, उनके बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन उनके जो बच्चे होंगे उनके अंदर ये चेंजेस दिखेंगे, ये वेरिएशन दिखेंगे, ठीक है ना। तो उनके जो बच्चे हुए उनकी गर्दन थोड़ी और लंबी हुई, फिर वो भी ऐसे ही खाना शुरू किए गर्दन ऊंची करके, फिर वो उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए। तो फाइनली जब जिराफ हुआ उसकी गर्दन काफ़ी लंबी हो गई। तो देखो मतलब फिगर इसमें ड्रॉ करने में थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं ना कि तो उनकी जो गर्दन थी जो मतलब जस्ट लुक लाइक अ गॉड, और वो बड़ी होती होते होते बिल्कुल जिराफ अभी जो दिखते हैं वैसा मतलब दिखने लगे, ठीक है ना। तो ये होता है वेरिएशन। एक जनरेशन गैप के बाद वो वेरिएशन हमारे मतलब जनरेशन में, न्यू जनरेशन में देखने को मिल जाती है, ठीक है। क्लियर? वेरिएशन क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, बात समझ आ गई। तो चलिए आते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन पे। चलिए जो भी बच्चे अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अभी बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें चैनल को। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन तो देखिए पिछले क्लास में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो थोड़ी सी उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन? सो सिंपल, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस जनरेशन बाय जनरेशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब हम आज देखेंगे रिप्रोडक्शन तो हमने देख लिया था, उससे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर इज टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। देयर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, one is asexual reproduction and second is sexual reproduction, understand। one is हम यहीं पे डिवाइडेड कर देते हैं। one is asexual reproduction and second is sexual reproduction, ठीक है ना। यहीं पे आप
देखिए ए से समझ आएंगे कि ए मतलब क्या होता है, विदाउट, मतलब विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसकी बात करेंगे कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि सबसे पहली बात यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसको मैं इरेज कर दूं, ऊपर से बनाती हूँ, है ना, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको और ऊपर ले जाती हूँ। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिखना जरूरी है, केवल आर लिख देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ सेक्सुअल, ठीक है, समझ गए ना। अरे आर फॉर रिप्रोडक्शन समझ लीजिएगा, ठीक है ना, मैं बता रही हूँ, बस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ क्या होता है कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है ना, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों का होना कंपलसरी है। समझ आई बात। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये तो हमने देख लिया कि इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। कोई एक ही मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए जब इसमें डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है, यही बनाते हैं। जब सेल का डिवीजन होता है तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। जब ये डिवाइड होता है, तुरंत ही मैं कर दे रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखा रही ये आप। तो जब इसमें डिवीज़न होता है ना, तो डिवीज़न होता है तो आप देखिएगा कि इसमें आपको साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होगा और ऑर्गेनिज्म का भी डिवीज़न होगा और न्यूक्लियस का भी डिवीज़न होगा। समझ आ रही है बात। तो ये डिवाइड करके ये कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टैच हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तो यहाँ से आपको साइटोप्लाज्म भी डिस्टैच हो गया, ऑर्गेनिज्म भी डिस्टैच हो गया और न्यूक्लियस भी डिस्टैच हो गया। ये बना लिया आपका न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें भी ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। समझ आई बात। तो ये ऐसा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सेल डिवाइड इसकी तरफ मतलब बिल्कुल करते नहीं जाते, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, मतलब ये टाइम लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे फटाफट से। आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं लाइटली बता रही हूँ, ठीक है ना। इसका लेवल मतलब आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके क्लास के अकॉर्डिंग बढ़ते जाता है। जैसे कि आपने 8 क्लासेज में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना, और उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके इसमें बताया गया 10th में, और उससे ज़्यादा आपको डीप में थोड़ा सा 12th में आपको बताया जाएगा, 11-12 में, ठीक है ना। तो इसलिए तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बहुत मतलब जिक्र किया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है। अब आप देखें इसमें कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब देखिए, अब जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे कोई मतलब सेल नहीं है ना। जैसे कि मेल और फीमेल मतलब सेल होता है, वो मतलब मिक्सअप होता है उसका। जैसे कि मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 50% मेल का कैरेक्टर मतलब DNA होता है, मेल कैरेक्टर होता है, और 50% फीमेल का कैरेक्टर होता है, दोनों मिक्सअप होता है, तब न्यू प्रोगेनी का रिप्रोड्यूस करता है या फिर जन्म होता है, ठीक है ना।
तो इसमें क्या है कि ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। क्यों? क्योंकि दो पेरेंट्स का इसमें डीएनए मिक्सअप नहीं हुआ है, ठीक है ना। एक ही सिंगल पेरेंट था और वो डिवाइड करके अपना नया प्रोगेनी डेवलप कर रहा है, तो वेरिएशन होगा, बहुत लाइटली होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जेनेटिकली ये क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। समझ आई बात? ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। इसलिए दिस इज नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल होते हैं, है ना। यहाँ पे इन डिफरेंसेस नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मिक्सअप, ठीक है ना। जेनेटिक मिक्सअप ऑफ पेरेंट्स मटेरियल, ठीक है ना, मतलब जो उसका जेनेटिक मटेरियल है पेरेंट्स का वो मिक्सअप होता है। और क्या होता है कि ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। हाँ, दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन हूबहू हम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ मदर की तरह दिखेंगे, कुछ फादर की तरह दिखेंगे, नहीं तो चले जाएंगे अपने दादा दादी नाना नानी पे, ठीक है ना, और उनसे भी नहीं हुआ तो थोड़ा सा वेरिएशन करके न्यू कैरेक्टर डेवलप होता है, तो हम सबसे अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या देख रहे थे कि ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है ना। ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्यों होते हैं देखा आपने? क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिंगल पेरेंट होते हैं और उन्हीं का क्रोमोसोम होता है, उन्हीं का जो क्रोमोसोम होता है वो डिवाइड होके उनके प्रोगेनी में जाता है, ठीक है ना, न्यू ऑर्गेनिज्म में जाता है। बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बताइए? जेनेटिक मिक्स ऑफ पेरेंट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मिक्स ऑफ, यहाँ पे देयर इज अ जेनेटिक मिक्स ऑफ पेरेंट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। जैसा कि हमने पहले देखा था, ठीक है, कि जो मतलब पेरेंट का जो जेनेटिक मटेरियल है, जब हम बताए थे आपको कि कैसे मतलब उसका डिवाइडेशन होता है, जैसे कि ये मेल का क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, XY, यहाँ XX फीमेल का हो गया, ये फीमेल है, ये मेल है। जब इनका एट द टाइम ऑफ X हो गया, ठीक है, एक गैमेट आया X, ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे ये मेल का हो गया XX क्रोमोसोम, सॉरी XY क्रोमोसोम, फीमेल का हो गया XX क्रोमोसोम, ठीक है, इसका आया 50%, ठीक है ना। जस्ट सपोज कि अगर न्यू बॉर्न बेबी जो है वो गर्ल है, ठीक है ना, अगर वो गर्ल है तो इसका X क्रोमोसोम आया और फीमेल का X क्रोमोसोम आया, ठीक है ना। तो न्यू बॉर्न बेबी क्या हुई? गर्ल है, ठीक है। फिर भी जो 50% कैरेक्टर है वो मेल का है और 50% कैरेक्टर है फीमेल का, ऑलवेज, ठीक है ना। हमेशा क्या होता है, अगर गर्ल बेबी भी है तो भी 50% कैरेक्टर मेल का होगा और 50% कैरेक्टर फीमेल का होगा। क्यों? क्योंकि 50% क्रोमोसोम जो होता है मेल का होता है और 50% कैरेक्टर जो होता है वो फीमेल का होता है, तब जाके जो न्यू प्रोगेनी होती है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, रिप्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई जेनेटिक मिक्स ऑफ पेरेंट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, पेरेंट जेनेटिक मटेरियल का जो जेनेटिक मटेरियल है XX क्रोमोसोम एंड XY क्रोमोसोम, तो इसका 50% और इसका 50%, मेल और फीमेल का जो फादर और मदर होते हैं, ठीक है ना, उनका जो जेनेटिक मटेरियल मिक्सअप होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट आइडेंटिकल, ठीक है ना। न्यू बॉर्न बेबी आर या फिर न्यू जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। समझ आई बात? क्या होते हैं? नॉट आइडेंटिकल,
नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। एसेक्सुअल की बात करेंगे तो यहाँ आप मतलब आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि कौन से मदर हैं और कौन फादर है या फिर कौन उनके बच्चे हैं, बिकॉज मतलब ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं, वेरिएशन इनमें भी होता है लेकिन बिल्कुल माइनर वेरिएशन होता है जो समझ आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्रोमोजोम का 50% क्रोमोजोम का मिक्सअप होता है मदर और फादर का, ठीक है ना, उसकी वजह से जो नया कैरेक्टर डेवलप होता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, उस वजह से क्या होता है कि जो न्यू प्रोगेनी होती है वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होते हैं। मतलब बिल्कुल भी कहने का मतलब है कि लुक वाइज वो पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होते हैं। आप देखिएगा भाई बहनों में भी होता है कि सारे भाई बहन सिमिलर नहीं होते हैं, है ना। उनके पेरेंट्स हम अपने मदर फादर की तरह नहीं होते हैं, हम अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर की तरह नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैटरनल मदर फादर हैं उनकी तरह भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर इज अ मिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, इसलिए नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी भी 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन हम एक दूसरे के जैसे नहीं होते। अब सोचिए ना, इतने सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी सबके चेहरे अलग हैं, ठीक है, सबके चेहरे अलग होते हैं और इतने लोग को हम याद भी रख पाते हैं, ठीक है ना। होता है कि नहीं होता है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी की वजह से हमारे मतलब अंदर जो कैरेक्टर होता है, जो फिजिकल हम लोग का अपीयरेंस होता है, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? डिफरेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे देख लिया, ये चीज़ें समझ आ गई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, यहाँ इरेज कर दो। हाँ, एक चीज़ देखिएगा, इसमें लेस एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, इसमें लेस एनर्जी, इसमें हायर एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, हायर एनर्जी चाहिए होती है। समझ आई बात? क्यों चाहिए होती है? देखिए, एसेक्सुअल में क्या होता है ना कि एक सेल है, वो डिवाइड हुआ, सिंगल पेरेंट होते हैं, डिवाइड हुआ और फिर वो डिवाइड में ये इक्वेशनल कंडीशन चलते जा रहे हैं, ठीक है ना, होते जा रहे हैं। समझ आए बात? लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर वो 9th मंथ पूरा, या फिर बहुत सारे मतलब ऐसे एनिमल्स हैं जिनका 10 मंथ होता है, किसी का 9 मंथ होता है, किसी का 6 मंथ होता है, ठीक है ना। तो इतने टाइम के बाद जाके न्यू प्रोगेनी जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। समझ आई बात? इसमें क्या है ना, हायर एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसमें लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये फटाफट से मतलब ये डिवाइडेशन होते जाता है और रिप्रोड्यूस करते जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया फटाफट डिवाइड करता है ना, एसेक्सुअल है ना, तो वो क्या होता है? एसेक्सुअल है, ठीक है ना। बैक्टीरिया में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ईस्ट में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे फ्लैटमॉर्म हो गया, सी स्टार हो गया, ठीक है ना। ये सारे आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, बैक्टीरिया लिख लीजिए। बैक्टीरिया है, सी स्टार भी लिख सकते हैं, हाँ सी स्टार भी है, फ्लैटवॉर्म है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। और सारे एग्जांपल्स में आप देखेंगे। हाँ, ईस्ट भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट है, ह्यूमन बीइंग है, डॉग है, कैट है ना। फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट एक्सेट्रा, ठीक है ना। इसमें और बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बात समझ आई कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो एनी इश्यूज, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? नहीं।
इसमें क्या होता है, फिर से एक बार देख लीजिए, सिंगल पेरेंट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसमें, डबल मतलब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। इसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के। इसमें क्या होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जेनेटिक मिक्सअप ऑफ पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल दिस इज नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ठीक है ना, ये अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, उनके जैसा नहीं होते हैं। इसमें लेस एनर्जी चाहिए होती है, इसमें हायर एनर्जी चाहिए होती है। इसमें एग्जांपल क्या हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, है ना, फ्लैटवर्म हो गया, सी स्टार हो गया। इसमें क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, फ्लावरिंग प्लांट हो गया, डॉग कैट एक्सेट्रा, ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसके बाद फटाफट से हम लोग देख लेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कितने टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में बस थोड़ा सा बता देती हूँ। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम एक एक करके 1 by 1 सारी के बारे में डिटेल से जानेंगे। समझ आ रही है बात? चलिए एक बस फ्लो चार्ट टाइप बना देते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलिए देखिए, ऐसे ही फ्लो चार्ट बना रही हो, ठीक है ना, ताकि याद रहे आपको। देख पा रहे हैं ना आप लोग, देख पा रहे हैं ना। तो चलिए बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं। फिजन, एक सेकेंड, चलिए लिखिए, तो फर्स्ट लिखिए फिजन। सबके बारे में हम जानेंगे डिटेल से, ठीक है ना, सबके बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को, समझ आ रहा है। रीजेनरेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है रीजेनरेशन। बर्डिंग, लिखते चलिए, दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए, बर्डिंग, नेक्स्ट लिख लिए बर्डिंग। नेक्स्ट लिखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लिख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आगे ऐसे ही इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग। स्पोर फॉर्मेशन लिखिए, क्या हट रही हो यार। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, ऐसे ही सीक्वेंस में हम लोग 1 by 1 करके स्टडी करेंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बर्डिंग हो गया, है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, और नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, स्पोर फॉर्मेशन है। तो इन सब के बारे में हम 1 by 1 स्टडी करेंगे, और यही नहीं विथ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। तो उसके लिए रेडी रहिए, और अभी तक जितना भी स्टडी कराया गया है आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे भी, ऐसा नहीं है, ठीक है, और चेक भी करेंगे। तो चलिए आगे बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है ना। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड डे।